पृथ्वी कहाँ खत्म होती है और अंतरिक्ष कहाँ शुरू होता है? विश्वास करें या न करें, इस साधारण से प्रतीत होने वाले प्रश्न का कोई आसान उत्तर नहीं है। जैसा कि यह पता चला है, हमारे वायुमंडल के आकार को कम करना मुश्किल है, क्योंकि ऊंचाई बढ़ने के साथ यह उत्तरोत्तर पतला होता जाता है। पृथ्वी की सतह से 500 मील से अधिक ऊपर मौजूद निशानों के साथ उस बिंदु से यह धीरे धीरे सूर्य के आवेशित कणों के साथ विलीन होना शुरू हो जाता है, जो पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र में फंसे रहते हैं। वैज्ञानिक पृथ्वी के वर्तमान वायुमंडल को ऑक्सीकरण वातावरण के रूप में परिभाषित करते हैं। अतीत में इसे कम करने वाले माहौल के रूप में सोचा गया था। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि मानव जाति की तरह हमारा वायुमंडल पृथ्वी के बदलते ज्वार के साथ साथ विकसित हुआ है। मोटे तौर पर वे ज्वालामुखी विस्फोटों, प्रभावों और कार्बन और ऑक्सीजन उत्सर्जन द्वारा वायुमंडल में लाए गए तत्वों और रसायनों के प्रवाह का प्राकृतिक परिणाम थे। बाद वाला उस समय के दौरान बहुत महत्वपूर्ण हो गया, जिसे ग्रेट ऑक्सीजनेशन इवेंट के रूप में जाना जाता है, जो लगभग 2.7 अरब वर्ष पहले हुआ था। हमारे वायुमंडल में 5 अलग अलग परतें हैं। सबसे पहले क्षोभमंडल है, जिसमें इसका अधिकांश द्रव्यमान समाहित है। ध्रुवों के पास यह सतह से शुरू होता है और भूमध्य रेखा पर 30,000 फीट से अधिक ऊंचाई या 56,000 फीट तक फैलता है। वहां से हमें समताप मंडल मिलता है। यह वहां से शुरू होता है जहां क्षोभमंडल समाप्त होता है। फिर उससे 31 मील ऊपर इसकी अंतर्निहित स्थिरता के कारण अधिकांश हवाई जहाज यहां उड़ान भरते हैं। ऊपर की ओर बढ़ना जारी रखें और अंततः आप मध्यमंडल का सामना करेंगे। वह खंड जिसमें उल्काएं आम तौर पर जलती हैं, उस परत के ठीक ऊपर थर्मोस्फीयर है, जहां अरोरा बनता है। इसके बाद हम अंततः बाह्यमंडल में आते हैं, जहां वायुमंडल अंततः अंतरिक्ष में विलीन हो जाता है। यह मुख्य रूप से हाइड्रोजन और हीलियम से बना है, जबकि यह तेजी से पतला होता जा रहा है। तो पृथ्वी कहाँ रुकती है और स्वर्ग कहाँ से शुरू होता है? जर्नल ऑफ जियोफिजिकल रिसर्च स्पेस फिजिक्स में प्रकाशित एक पेपर के अनुसार दोनों के बीच की सीमा तथाकथित कर्मन रेखा पृथ्वी की सतह से 73.2 मील ऊपर बैठती है। पृथ्वी का वायुमंडल काफी घना है, जो एक अच्छी बात है। यह हमें हानिकारक विकिरण, अंतरिक्ष मलबे से बचाता है और यह सूर्य से प्राप्त ऊर्जा को वितरित करने में मदद करता है। कार्मन रेखा का कोई विशेष भौतिक अर्थ नहीं है, क्योंकि इसके पार वायुमंडल की विशेषताओं में कोई उल्लेखनीय परिवर्तन नहीं होता है। लेकिन यह कानूनी और नियामक उद्देश्यों के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि विमान और अंतरिक्ष यान विभिन्न न्यायालयों और विधानों के अधीन हैं। अंतर्राष्ट्रीय कानून अंतरिक्ष के किनारे या राष्ट्रीय हवाई क्षेत्र की सीमा को परिभाषित नहीं करता है। यह रेखा पारंपरिक हवाई जहाज या उच्च ऊंचाई वाले गुब्बारे द्वारा पहुंच योग्य ऊंचाई से काफी ऊपर स्थित है, और यह लगभग वह जगह है जहां उपग्रह, यहां तक कि बहुत विलक्षण प्रक्षेपवक्र पर भी एक ही कक्षा को पूरा करने से पहले क्षय हो जाएंगे। जबकि विशेषज्ञ इस बात पर असहमत हैं कि वातावरण कहां समाप्त होता है और अंतरिक्ष कहां से शुरू होता है। अधिकांश नियामक एजेंसियां FAI की कार्मन लाइन परिभाषा या इसके करीब कुछ को स्वीकार करती हैं। जैसा कि FAI द्वारा परिभाषित किया गया है, कार्मन लाइन 1960 के दशक में स्थापित की गई थी। विभिन्न देश और संस्थाएं विभिन्न उद्देश्यों के लिए अंतरिक्ष की सीमा को अलग अलग तरीके से परिभाषित करते हैं। कार्मन लाइन का नाम हंगेरियन अमेरिकी इंजीनियर और भौतिक विज्ञानी थियोडोर वॉन कार्मन के नाम पर रखा गया है, जो वैमानिकी और अंतरिक्ष विज्ञान में सक्रिय थे। 1957 में वह हवाई जहाज की उड़ान के लिए ऊंचाई की सैद्धांतिक सीमा की गणना करने का प्रयास करने वाले पहले व्यक्ति थे। तो दोस्तों, अब आपको पता चल गया होगा कि अंतरिक्ष की शुरुआत कहां से होती है। बाकी दोस्तों, अब आपको इस वीडियो के बारे में क्या कहना है, मुझे कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो को एक लाइक जरूर करें। और हाँ, हम फिर मिलेंगे ऐसी ही मजेदार वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।